हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फिडियाज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं कपिल सांडिले आपके अपने एजुकेशनल चैनल द फिडियाज एकेडमी पर। और आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है और आप सेटिस्फाइड हैं अपनी पढ़ाई से। अगर सेटिस्फाइड नहीं है मतलब आप कम पढ़ रहे हैं, और सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है, तो आप अपनी तैयारी आज से शुरू कीजिए। द डे यू आर वेटिंग फॉर इज टुडे। तो आप सभी आराधन का उत्तर दृढ़ आराधन से दीजिए। कंपटीशन तो है, लेकिन वो कंपटीशन आपसे ज्यादा नहीं है, और आपकी मेहनत अगर अच्छी होगी तो कंपटीशन जीरो है। तो आप अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि आप एक पोस्ट नहीं कई पोस्ट के लिए काबिल हो जाए। उसके लिए आप बस को आपको एक काम करना है, मेहनत करना है, और मेहनत में आपको रिवीजन करना है। ठीक है। रिवीजन आप अपने कंटेंट से भी कीजिए, और रिवीजन आप यहाँ यूट्यूब पर हमारे साथ क्वेश्चन डिस्कशन से भी कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन डिस्कशन से भी आपके कुछ कंसेप्ट जो ढीले रह जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं, कंसेप्ट ठीक हो जाते हैं। और फाइनली क्वेश्चन एंड आंसर में ही आपको पेपर में आना है, क्योंकि आपको एमसीक्यू में ही पेपर देना है। ठीक है, चलो उसी पार्ट में हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो आप हमें यूट्यूब पे द फिडियाज एकेडमी चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलरली आपको सारी नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन मिलती रहे केवीएस और डीजीएसएसबी से रिलेटेड प्रिपरेशन की। और साथ ही साथ आप अगर ये पीडीएफ और नोट्स वगैरह चाहते हैं, और बाकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से उसको लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर पे आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसपे आप वैरायटी ऑफ कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। केवीएस पीआरटी या कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ईवीएस, जो केवीएस पीआरटी की ईवीएस है, उसका ही एक पार्ट है जिसका नाम है लोकल बॉडीज। इसके बारे में हम आपका टॉपिक आज का जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक ऐसा नहीं कि बस केवीएस में, डीएसएसबी में पूछा जाता है, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। 73rd संविधान संशोधन जो हुआ है वो किससे संबंधित है? 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति के महाभियोग से, विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के से, एकेडमिक रिसोर्स सीट, या फिर पंचायती राज प्रणाली से, पंचायती राज सिस्टम से, चुनाव आयोग की आरक्षण से नियुक्ति से, किससे रिलेटेड है? इसका सही आंसर है सी, पंचायती राज सिस्टम से ये रिलेटेड है। 73rd अमेंडमेंट के बारे में थोड़ा रिवाइज करें। 92 में इसको लेके आया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73rd 92 में लेके आए थे इसको। और ये इम्प्लीमेंट हुआ था अप्रैल फर्स्ट नहीं, लगभग 24 अप्रैल के आसपास ये 1993 में इसको लागू कर दिया गया था। ये पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देता है, और इस संविधान संशोधन के द्वारा एक नई अनुसूची डाली गई थी। 11th शेड्यूल भारत की अनुसूची भारत की संविधान में डाला गया था, और 9th पार्ट डाला गया था। ठीक है, 9th पार्ट डाला गया था और 11वीं अनुसूची डाली गई थी। ध्यान रखना, ओरिजिनल संविधान में देखें तो 8 अनुसूची थी। ठीक है, उसके बाद 4 डाली जा चुकी है। थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे तो इन चारों के बारे में थोड़ा आपको जरूर बता के जाएंगे। भारत के निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पंचायती राज सिस्टम हैज बीन अरेंज्ड इन इंडिया? तो फंडामेंटल राइट्स में तो पंचायती राज नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स वो सारे चीजों को लागू किया गया था जो हमारा उस समय पे हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन दे सकता था वो यहाँ पर कर दिए गए थे। लेकिन कुछ चीजों को रोक के फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, डायरेक्टिव ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में रख लिया गया था कि इसको बाद में समय के हिसाब से आगे लागू करते रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा 45th जो हमारा आर्टिकल है, उसमें कहा गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देनी है। लेकिन पहले ये बस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ही पार्ट था। लेकिन बाद में 86 अमेंडमेंट किया गया, और उसके अंदर क्या कर दिया गया, आर्टिकल 21A जोड़ा गया और शिक्षा का अधिकार दे दिया गया। और 45 में कह दिया गया कि 0 से 6 का जो पार्ट है उसको भी जो है उसके बारे में जो देख रेख भी राज्य करेगा। और यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट बना दिया गया, शिक्षा का अधिकार। तो इसी तरीके से संविधान के अंदर आर्टिकल 40 में के अंदर दिया गया है कि सभी राज्य जो है सरकारें वो अपने एरिया में लोकल सेल्फ बॉडी, पंचायती राज जो है उसके बारे में उसको लागू करेगी। लेकिन पहले ये डीपीएसपी का पार्ट था, तो इसलिए इतना ज्यादा ये बाध्यकारी नहीं था। ठीक है, लेकिन बाद में अब इसको जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है, 73rd अमेंडमेंट जो किया गया था 1992 में, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया, सॉरी 1992 में, और इसको इम्प्लीमेंट किया था 1993 में, अप्रैल 1993 में। तो इसके द्वारा संविधान के अंदर एक नई अनुसूची जोड़ी गई जिसका नाम है 11th शेड्यूल, और इसके अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना की बात की गई। और सभी राज्यों पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, और सभी राज्यों को कह दिया गया कि इसके बारे में आवश्यक कार्रवाई करें।
किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? By which constitutional amendment पंचायती राज institutions have been given constitutional status? 71वां तो आपने सुना ही नहीं होगा, 72वां भी नहीं सुना होगा, कंफ्यूजन आपको 73 और 74 में ही होना है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पंचायती राज की अगर बात करें तो ये होगा 73वां संशोधन। ये 1992 में पास हुआ और ये 1993 में हम इसको लागू कर दिया गया था। 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी, ठीक है, और 9th पार्ट जोड़ दिया गया था। ठीक है, संविधान के अंदर 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई, यानी कि अनुसूची। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं 74th अमेंडमेंट की। इसे भी 1992 में ही पास किया गया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया था जून 1993 में। इसके अंदर म्यूनिसिपैलिटीज जो नगर पालिकाएं हैं उनके बारे में बात की है, शहरी क्षेत्र में जो लोकल सेल्फ बॉडी है उनके बारे में बात की गई है। इसके अंदर अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो सॉरी, जो पार्ट जोड़ा गया था वो 9th ए था, सॉरी, तो इसके अंदर ये काम किया गया था। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम आपसे बात करेंगे। ये क्वेश्चन आ ही गया, ले लीजिए। आ गया 73rd 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान द्वारा 11वीं अनुसूची में, सॉरी स्लाइड चेंज हो गई। ये है 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची संविधान के अंदर जोड़ी गई थी। दिस इज द राइट आंसर। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। हाउ मेनी टास्क हैज बीन असाइन्ड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन 11th शेड्यूल बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? 11, 18, 13, 25, 23, 25 या 29, 18, 23, 25, कौन सा सही आंसर होगा? तो इसके अंदर टोटल 29 ऐसे सब्जेक्ट डिसाइड किए गए हैं जिनको पंचायत जो है वो उनके अधिकार क्षेत्र में होंगे और उस बारे में पंचायत को काम करना होगा। तो 29 टोटल है। अकॉर्डिंग टू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एट लीस्ट हाउ मेनी वुमेन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ have been reserved for, how many seats है, ठीक है, how many seats of the for the women प्रेसिडेंट के रूप में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में रिजर्व रखी गई है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? यानी कि आप अगर सरपंच बनना चाहते हैं किसी क्षेत्र में, मान लीजिए 50 गांव हैं, तो उनमें से कितने होंगे, या मान लीजिए 48 गांव है तो उनमें से कितने गांव में अध्यक्ष का पद महिलाओं के लिए है? उसी तरीके से पंच का जो पद होता है उसमें भी यही बात है, 1/3, 2/3, 3/4 या आधी। कभी कभी हम कंफ्यूजन हो जाते हैं आधी में, आधी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बिग अचीवमेंट मानी जाती है कि अभी तक लोकसभा और राज्यसभा में भी महिलाओं के लिए इतना आरक्षण नहीं हो पाया सीटों का, जो कि हायर जो बॉडीज हैं, हमारी संविधान हमारी संसद का पार्ट है, इसमें भी महिलाओं को आरक्षण का 1/3 का बिल पास नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को 1/3 दे दिया गया है। तो ये बिग अचीवमेंट है। इसका सही आंसर हो गया ए। The provisions of 73rd constitutional amendment are considered a historic step in terms of transfer of right to which section of the society? 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? महिलाओं को राजनीतिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये चीजें इंस्टेंट टाइप में नहीं मिली थी, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार तो 1950 में जैसे संविधान लागू हुआ है तब से मिल गया है, लेकिन कुछ और जगह पे राजनीतिक अधिकार जो है वो नहीं मिल पाए थे। मिले थे तो उनको सीट्स नहीं मिलती थी, उनको कैंडिडेचर नहीं मिलता था, किसी भी पार्टी के द्वारा इतनी महिलाओं को सीट पोस्ट वो नहीं दी जाती थी, सीट नहीं दी जाती थी। तो ये महिला वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के मामले में ऐतिहासिक काम है जो 73वां संविधान संशोधन हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता कौन सी नहीं है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? इसमें ग्राम सभा के लिए बात की गई है, बिल्कुल ग्राम सभा के लिए बात की गई है। ग्राम सभा क्या है? यही ग्राम सभा है किसी ग्राम क्षेत्र में, किसी गांव में 18 प्लस की एज के व्यक्ति जिनका वोटर लिस्ट में नाम हो, पहले तो उसने ये कंडीशन पास कर लिया और वोटर लिस्ट में नाम हो, तो ग्राम सभा का निर्माण करते हैं सभी क्योंकि सभी लोग इसमें ग्राम सभा बनाने में पार्टिसिपेशन है, इसलिए इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब लोग सीधे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है।
इसमें डायरेक्ट इलेक्शन है, बिल्कुल प्रत्यक्ष निर्वाचन है, सीधा आप सरपंच को और पंच को वोट देंगे। ऐसा नहीं कि आपके नॉमिनेटेड लोग जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप प्रेसिडेंट में देखते हैं, प्रेसिडेंट को आप डायरेक्ट वोट नहीं देते, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उसका। आपने जो एमपी भेजे थे लोकसभा के अंदर, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये आपके प्रतिनिधि हैं क्योंकि आपने इनको चुना था। इसके अलावा राज्यसभा के प्रतिनिधि जो आपने सिलेक्ट किए हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके साथ साथ जो स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा के जो होते हैं, राज्य विधानसभा के, वो पार्टिसिपेट यानी कि एमएलए होते हैं, लेजिस्लेचर, तो वहां के जो मेंबर है एमएलए, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनडायरेक्ट हो गया ना ये। तो डायरेक्ट इलेक्शन कैसे होगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन, सीधे आप वोट देते हैं। पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, बिल्कुल अभी तक संवैधानिक दर्जा नहीं था। आपने 40th आर्टिकल में देखा था, डीपीएसपी में कहा गया था कि पंचायत का सिस्टम लागू करना है, लेकिन वो संवैधानिक दर्जे से बाध्यकारी नहीं बनाया गया था। अब ये संवैधानिक दर्जा दे रहा है, यानी कि सब जगह पर ये इंस्टीट्यूशन होंगे ही होंगे। फायदा है, अगर ये डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण का पार्ट है, अगर सारे का सारा राज्य सरकार के पास अगर लोकल इश्यूज पे कौन फोकस करेगा, तो लोकल इश्यूज के लिए महिलाओं को 2/3 आरक्षण, ये अतिशोक्ति हो गया। 2/3 नहीं, 1/3 दिया गया है, तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ये डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? What kind of elections have been provided for पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बाय 73rd constitutional amendment? तो किस तरह के इलेक्शन है भाई? देखो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान, कुछ ठीक लग रहा है। अप्रत्यक्ष ये तो है नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन है भाई, ये कट गया। गुप्त मतदान है, तो गुप्त मतदान तो यहाँ पर भी है, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और खुला मतदान नहीं, ओपन नहीं है, ऐसे तो झगड़ा हो जाएगा। वोटर क्या करता है? सभी पार्टी के लोगों को कहता है कि हाँ हम आपको वोट देंगे। और सरपंच का इलेक्शन हो तब तो सभी सरपंचों को उम्मीदवारों को कह दिया जाता है कि, लेकिन उसकी गरिमा बनाए रखनी, सीक्रेसी बनाए रखनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो झगड़े का कारण बन सकती है। तो सीक्रेसी जो है बना के रखती है, वही प्रत्यक्ष भी है, डायरेक्ट भी पार्टिसिपेशन है, और सीक्रेट इलेक्शन भी है। तो ए इसका सही आंसर हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन हुज इलेक्शन हैज ए प्रोविजन बीन मेड टू फिल अप द रिजर्व प्लेस इन इंडिया इन रोटेशन? जो रिजर्व प्लेसेस हैं, कौन से इलेक्शन के अंदर ये किया गया है कि उनको रोटेशन में भरा जाए? भारत के किस चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम में भरे जाने का प्रावधान किया गया है? यानी कि मान लीजिए 50 सीट है या 48 सीट है, 3 पार्ट हो गए। कुछ सीट इस बार रिजर्व है, फिर वो नहीं होंगे, अगली बार ये रिजर्व हो जाएंगे, फिर ये रिजर्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में देखा कि यहाँ पर ऐसा प्रोविजन दिया गया है। तो 10 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए, कुछ पंक्तियों के साथ आपको छोड़ के जाते हैं। जलना बुझना, बुझ के जलना, जलो बुझ जाओ, लेकिन फिर उसके बाद फिर से जलना होगा, ठीक है। अपने आप हर तरह का माहौल आपको मिलेगा जिंदगी में, हमेशा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। किसी दिन आप एनर्जी फील करेंगे, किसी दिन डिप्रेस फील करेंगे, किसी दिन बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील करेंगे, लेकिन आपको जलना है। जल के बुझ जाओगे, लेकिन फिर बुझ के फिर जलना होगा। मरना जीना, मर के जीना, ठीक है। मांगने वाली चीज नहीं ये, मौका उसका जिसने छीना। तो मांगने से नहीं मिलता, हमें मौके को भुनाना पड़ता है, उस मौके का फायदा उठाना पड़ता है। तो जिसने मौके को छीना है, मौका उसका है जिसने उसको छीना है, जिसने उसका सही यूज किया है। उस मौके पर उसने अपने आप को परफॉर्म करके उस मौके को अपने आप बना लिया है। गिरना उठना, उठ के चलना। तो बच्चे से आप सीखते हैं कि बच्चा कितनी बार गिरता है, लेकिन वो खड़ा होना बंद तो नहीं करता ना। बच्चे में लगन देखो, छोटे से बच्चे में 2 साल का 1 साल का बच्चा जो होता है, वो बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर उसको चोट लग जाती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। गिरना उठना, उठ के चलना, चढ़ जा अंबर जीना जीना। और आसमान की ऊंचाई को स्टेप बाय स्टेप आपको छूना है, ठीक है। एकदम से ऊंचाई पे नहीं जाते, स्टेप बाय स्टेप आपको जो है। अब देखिए, यहाँ पर जब आप पहुंच जाते हैं तो एक और आपको टारगेट मिलता है, तो इसमें आपको डिफिकल्टी तो फील होती है, लेकिन आपको जीना चढ़ना है, अंबर चढ़ना है, जीने जीने स्टेप बाय स्टेप। याद रहे ये शर्त सफर की, पीछे मुड़ के देख कभी ना, ठीक है। पास्ट को तो अपने साथ लेके ही मत चलो, ठीक है। अगर पास्ट को साथ लेके चलोगे तो कितना ही पैसा कमा लो, कितना ही कामयाबी कमा लो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। क्योंकि पास्ट अगर अच्छा है तो ठीक है, लेकिन अगर पास्ट आप फेल हुए हैं, पास्ट में आपको कोई धोखा हो गया, आपको साथ किसी ने चीट कर दिया है, तो आप हमेशा उसी में जीते रहेंगे, ठीक है। तो आगे आपको आगे की तरफ देखना है, पीछे की तरफ नहीं देखना है। जीत का जुनून है तो हार सोचना क्यों? अगर जीत का जुनून है तो हार के बारे में सोचना ही क्यों है? इतनी मेहनत करो जुनून से कि आपको हार नहीं, हमेशा जीत ही मिले, विजय श्री ही मिले। जब जिंदगी एक ही है एक ही, 2 बार सोचना क्यों? जिंदगी एक ही बार मिलती है, और एक ही मौके भी बहुत कम बार मिलते हैं, लेकिन हर मौके के लिए तैयार रहना है। ऐसा नहीं सोचना अगले मौके पे देख लेंगे।
दोबारा से पढ़ते हैं। जलना बुझना बुझ के चलना, मरना जीना मर के जीना, मांगने वाली चीज नहीं है, मौका उसका जिसने छीना, गिरना उठना उठ के चलना, चढ़ जा हम पर जीना जीना, याद रहे ये शर्त सफर की, मुड़ के पीछे मुड़ के देख कभी ना। जीत का है जुनून तो हार सोचना क्यों, जब ये जिंदगी एक है दो बार सोचना क्यों, मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है, मैं एक पन्ना क्यों करूं बनूं, मुझे दास्तां बनना है, मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है, मैं एक पन्ना क्यों बनूं, मुझे दास्तां बनना है। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास में। आपको ये कैसे लगी फीडबैक जरूर दीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया है, शेयर कीजिए। आपका यही कंट्रीब्यूशन है क्योंकि हम नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे। आप इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों से, सबसे करेंगे, आपका यही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाएगा हमारे लिए, और हम थैंकफुल होंगे आपके लिए। और कमेंट करके बताइए कि ये कैसा लगा, और आप फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट में। और इसके अलावा आप टेलीग्राम पे नहीं है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाइए, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, क्लास के लिंक भी मिलते रहेंगे। पीडीएफ जो है प्रैक्टिस सेट जो है वो पे डालना शुरू कर देंगे, जो भी यहाँ डिस्कस होते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।